Good morning dear students. Hope you all are healthy and happy. आज इस क्लास में हम लाइफ प्रोसेसेस में रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि कैसे फूड का डाइजेशन होता है, यानी न्यूट्रिशन के बारे में हमने डिटेल में समझा था। ये क्लास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड करना ताकि रिस्पिरेशन से संबंधित जो भी जानकारी क्लास 10 के लिए यूजफुल है वो तुमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। रिस्पिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। क्या बगैर सांस लिए कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह सकता? नहीं रह सकता। जिसकी सांस रुक गई वो पर्सन डेड हो जाता है, करेक्ट? तो इसका मतलब रिस्पिरेशन के बगैर तो जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो रिस्पिरेशन में हम दो चीजों का स्टडी करने वाले हैं, एक फिजियोलॉजिकल रिस्पिरेशन और एक सेल्यूलर रिस्पिरेशन। फिजियोलॉजिकल रिस्पिरेशन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे नोज से होता हुआ किस तरह से हमारी विंड पाइप से लंग्स तक ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, उसके बारे में। और साथ ही साथ जो यहां मैंने लिखा है वो तो पढ़ने ही वाले हैं। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे होता है, कैसे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जाती है और किस तरह से सेल में पहुंचती है, और कब फूड पे ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है और हमको एनर्जी मिलती है। डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, जिसमें बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, किस तरह से डिफ्यूजन होता है, किस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, इसके बारे में बहुत बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। हमारे लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर रख सकता है, राइट? तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, रिजर्व्ड वॉल्यूम क्या है, ये सब सारी चीज़ें हम पढ़ें। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इस रिएक्शन को हम पहले से भी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्शन होती है उसको रिवर्स कर दो तो जो रिएक्शन बनती है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में CO2 प्लस H2 फॉर्मेशन होता है, C6H12O6 और ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस रिएक्शन को रिवर्स कर दो, C6H12O6 प्लस O2, अब फॉर्मेशन किसका होगा? CO2 का और H2O का। इसी को रिस्पिरेशन के रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन जो रिस्पिरेशन की रिएक्शन होती है ये होती है एक्सोथर्मिक, इसमें एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को तो हम यूज करते हैं, राइट ना? तभी तो हम चलते हैं। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन एक इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि जो सनलाइट है उस सनलाइट को क्लोरोफिल कैप्चर करता है और फूड उस सनलाइट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो वो इंडोथर्मिक है क्योंकि वहां पे जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ये एक्सोथर्मिक है रिस्पिरेशन, क्योंकि जो फूड में एनर्जी है उसको उसके फूड की एनर्जी में एनर्जी कहाँ होगी? उसके बॉन्ड में, बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी रिलीज होगी और हमारा शरीर उसका इस्तेमाल करेगा और लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। तो चलो अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ऑब्वियसली थोड़ी सी बातें हम फिश के बारे में भी करेंगे क्योंकि ये हमारी बुक में दिया गया है तो पढ़ना ही है। बीच बीच में मैं बताऊंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको ज़रूर लिखना, क्योंकि वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करें। ऑलराइट, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कहाँ से, किस सिस्टम के ज़रिए से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जाती है वो पढ़ना ज़रूरी है। तो एक चित्र बना लेते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। ध्यान से देखना, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए यार ना कि कैसे क्या होता है इस ऑक्सीजन का। सिर्फ सांस लेने भर से काम हो जाता है क्या? जिंदगी चलती है? नहीं, सिर्फ सांस लेने भर से काम नहीं चलता। अंदर बहुत सी प्रोसेस होती है जिसके बाद हमको एनर्जी मिलती है, उससे काम चलता है। सिर्फ सांस लेने भर से काम नहीं होता। वो तो बहुत बड़े हिस्से का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन वो भी ज़रूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही बड़ी चीज़ें बनती हैं, करेक्ट? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करूँगा, उसको ध्यान से देखना और समझना ताकि बेहतर ढंग से इसको तुम समझ सको। ये अपना हुआ, ये नोज हुई, ठीक है?
ये अपना माउथ हुआ, यहां पे दो छेद होते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा करके बना रहा हूं, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो सब कुछ बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगा, कोई कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में नहीं रह जाएगा। तो दो छोटे छोटे छेद होते हैं, एक ये, इसको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। या ये बाहर छेद है तो इसको एक्सटर्नल नेयर्स भी बोलते हैं, एक्सटर्नल नेयर्स भी हम इसको बोल सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, एक्सटर्नल नेयर्स, ठीक है। अब हम क्या चीज इसके जरिए से अंदर लेते हैं? ऑब्वियसली हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो हम स्पेशली बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बारे में। नाइट्रोजन भी होती है, लेकिन उसका कुछ ज़्यादा रिलेशनशिप इस रिस्पिरेशन से नहीं होता, तो उसकी बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में अप्रॉक्सीमेटली लगभग 0.02 या 3% के कार्बन डाइऑक्साइड होती है और 20 या 21% के अप्रॉक्सीमेट ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, करेक्ट। यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। पार्शियल प्रेशर का मतलब ढेर सारी गैसेस को अगर एक साथ मिक्स कर दो तो हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। तो इसका मतलब इतनी गैसेस हैं तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो फिक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी फिक्स है। हमारे शरीर में अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होगा तो बाहर प्रेशर ज़्यादा है, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी। कैसे जाएगी वो तो अभी समझेंगे, बट ये तो इतना कॉमन सेंस है कि जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चीज़ भागती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर अगर हमारे शरीर में ज़्यादा होगा, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बाहर एटमॉस्फेयर में कम है तो बाहर निकलना चाहेगी, राइट। कुछ इसी तरह से कोऑर्डिनेशन होता है और रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं तुमको बता दूं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, अगर हम इसको प्रॉपरली स्टडी करना चाहते हैं तो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, और दूसरा होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखोगे इसमें थोड़ा सा ही हम बात करेंगे, बट सेल्यूलर रेस्पिरेशन से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो थोड़ा है लेकिन है बहुत काम का। तो फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन में हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वगैरह ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ गए, रेस्पिरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन और सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसमें हमारी ब्रीदिंग आती है। ब्रीदिंग का मतलब सिंपल जो हम सांस लेते हैं और सांस बाहर निकालते हैं, यानी इनहेलेशन आएगा, राइट, सांस लेना, और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस स्पेशली पढ़ते हैं, और इसके साथ साथ जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है कैसे क्या होता है वो तो पढ़ते हैं, करेक्ट ना। ऑलराइट, तो यार इसको मिटाने के लिए मेरे पास कुछ होना भी चाहिए, जस्ट मोमेंट, ठीक है। तो ये बात हमने समझी कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस जो होती है वो फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन में आती है। तो यानी रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना और सांस बाहर निकालना ही नहीं है, सेल के अंदर किस तरह से फूड का कंबशन होता है वो भी होता है। तो फाइनली हमने समझा कि हम फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन के बारे में पहले पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो नॉस्ट्रिल है, राइट, ये जो दो छेद हैं इसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल। अब क्या सबके अंदर नॉस्ट्रिल होती है? नहीं, जो फिशेस होती हैं उनके अंदर नॉस्ट्रिल नहीं होती, वो मुंह खोलती हैं। तो जो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, अब ध्यान से सुनना, वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, तो वो फिशेस अपने मुंह के जरिए से पानी लेंगी तो वाटर में जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो भी जाएगी।
उसके बाद जो उनकी गिल्स होती है, गलफड़े देखे वो साइड में होते हैं फिशेस के, उसके ऊपर एक ऐसे फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको अपर कुलम बोलते हैं। तो जितनी तेजी के साथ मुंह वो खोलती हैं उतनी तेजी के साथ वो गलफड़े ऐसे ऐसे गिल्स वर्क करती है, और उसके ऊपर अपर कुलम जो उसका कवरिंग होती है उसको बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो फिशेस होती हैं मुंह को खोलती हैं और रिस्पिरेशन यानी जो गिल्स है उसका कोई कोऑर्डिनेशन है? हाँ है। वो मुंह ज़्यादा खोलती हैं तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेती हैं। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखना कि क्या मुंह का खुलना और ये गलफड़े का या गिल्स का कोई संबंध है? वो जितना ज़्यादा मुंह खोलती हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर लेंगे। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती है मात्रा में तो ज़्यादा उनको खोलना पड़ता है। तो एक जो फिश होती है वो फिश 12 से 18 बार 1 मिनट में रेस्पिरेशन करती है। तो ये नंबर याद रख सकते हो, 12 to 18 टाइम्स अ मिनट इन अ मिनट, राइट। 1 मिनट में इतनी बार करते हैं। ठीक है भाई, हमने ये समझ लिया कि 12 to 18 टाइम्स कौन? फिश। ठीक है, मैंने फिशेस लिख दिया 12 to 18 टाइम्स इन अ मिनट। 1 मिनट में इतनी बार ये रिस्पिरेशन करती है। अब ये सब कुछ होता कैसे है? देखो, जो ऑक्सीजन होगी वो वाटर में डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो मुंह से गलफड़े के पास जाएगी यानी गिल्स के पास जाएगी। गिल्स में बहुत सी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो वहाँ ब्लड कैपिलरीज जो ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने अंदर लेती हैं। बाकी जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो वाटर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से इनका रेस्पिरेशन होता है। पौधों के साथ क्या होता है? पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। दिन के समय स्टोमेटा जानते हो, जो यहाँ साइड पे नीचे साइड पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स के जरिए से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है। एक तरह से देखो तो ये भी रिस्पिरेशन ही कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गए। और रात के समय ये कार्बन डाइऑक्साइड उसी स्टोमेटा के थ्रू रिलीज करते हैं। तो रात में तो स्टोमेटा बंद होते हैं मगर पूरी तरह से नहीं बंद होते। और वैसे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है सिर्फ स्टोमेटा के थ्रू नहीं होता है, जैसा कि मैंने तुमको बताया, राइट। उनके स्टेम के जरिए से भी होता है और जड़ के जरिए से भी होता है, तो वो भी है मेथड। एनीवेज, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू स्पेशली अंदर जाती है, वहाँ से बाहर आती है। तो इस तरह से सोच सकते हो उनका भी वही रेस्पिरेशन है। तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं है अगर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पौधे में इतना कुछ तो ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट ना। फोटोसिंथेसिस मेन प्रोसेस है जिसके बारे में सीखा। फाइनली तुमने सीखा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है दिन के समय, रात के समय बाहर जाती है। जब कहीं पेड़ हो रात में जाके बैठे तो तुमको वहाँ गर्म लगेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको लगता है। ऑक्सीजन गैस निकलती है सुबह के टाइम में क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस चल रही होती है, और तुमने रिएक्शन में देखा था कि कैसे ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलते हैं, करेक्ट। तो मैं बात कर रहा था, अब ये बातें जो मैंने बताई आउट ऑफ कोर्स सिलेबस नहीं है, ये भी तुम्हारी बुक में लिखा है। तो एनसीईआरटी की जितनी चीज़ें मैं सब कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से मेरी हर बात सुनना। जो बातें मैं बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा में नहीं बोल रहा हूँ तुमको, वो सारी चीज़ें बुक में लिखी हैं। मैं तुमको बता रहा हूँ बेहतर ढंग से ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। डन। तो हमने बोला ये एक्सटर्नल नेयर्स हैं, या इसको हमने नॉस्ट्रिल बोल दिया। अब इसमें देखो बीच में देखोगे, ऐसे टच करोगे नाक पे तो एक कार्टिलेजिनस ऐसे सेप्टम होता है, राइट, मुलायम होता है। कार्टिलेजिनस कोई चीज़ होती है तो मुलायम होती है, तो मुलायम होता है। इसका मतलब 2 चैम्बर है ना, एक ये तो दोनों चैम्बर को हम बोल सकते हैं नेजल चैम्बर। नेजल जहाँ पे वर्ड आता है मतलब ये नाक से रिलेटेड है, तो इसका मतलब यहाँ पे नेजल चैम्बर है। तो हमने अगर इसको बनाया तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ये और ये करके ऐसे बना सकते हैं, राइट। ये हो गया अपना नेजल चैम्बर। ऑब्वियसली इसमें सेप्टम भी होंगे तो इसको मैं बोल सकता हूँ नेजल चैम्बर, ठीक है। तो इसको नाम दे देता हूँ नेजल चैम्बर,
इसको मिटा दो, ये तो लिख ही लिया होगा तुमने, नेजल चैम्बर। अब यहां पे जो सेप्टम होता है ना, सेप्टम ऐसे ऐसे यहां तक आता है, ठीक है, और यहां पे जो दोनों पोर्स ओपन होते हैं हम उनको इंटरनल, देखो इसको बाहरी एक्सटर्नल लेयर्स, इसको बोलने लगते हैं इंटरनल लेयर्स, क्योंकि बाहर है तो इंटरनल बोल दिया, राइट, लेयर्स। ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना, ये जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर को हमने 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया। वहाँ पे ऐसे कुछ को तुमको डिवीजन प्रॉपरली दिखेगा नहीं, लेकिन उनकी फंक्शन जो है उसके अनुसार हमने उनको 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड कर दिया। जो पहला है वो पार्ट है वेस्टिब्यूलर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको लिखते जाना क्योंकि बीच बीच में मुझे जगह नहीं मिलेगी तो मैं मिटा भी दूंगा। तो ये जो आगे सबसे पार्ट है इसको हम बोलेंगे वेस्टिब्यूलर, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलर, वेस्टिब्यूलर चैम्बर बोल सकते हैं, करेक्ट। उससे पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिस्पिरेटरी चैम्बर। चैम्बर मतलब जो यहाँ पे, चलो लिख देता हूँ शॉर्ट में, चैम्बर, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा वेस्टिब्यूलर चैम्बर, रेस्पिरेटरी चैम्बर, और जो ये लास्ट में होता है ना इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। वेस्टिब्यूलर चैम्बर जो होता है इसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन, इसका मेन फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन तुम जानते हो किसी चीज को फिल्टर कर देना, राइट, फिल्ट्रेशन। अब किस चीज का ये फिल्ट्रेशन करेगा, जो हवा आ रही है उसमें मान लो कोई जर्म्स है। अब वेस्टिब्यूलर पार्ट में हेयर्स भी होते हैं छोटे छोटे, राइट, नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं। इनका काम क्या है, कोई जर्म है अगर आता है तो इसको अपने उस जाल में जो हेयर है उसमें फंसा लेंगे तो जर्म अंदर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये जर्म को करते हैं और उसके बाद इसका फिल्टर कर देंगे, फिल्टर करके बाहर कर देंगे, राइट। अब इसमें कुछ ऐसे म्यूकस टाइप की चीज़ें भी होती है जिससे उसमें स्टिक कर जाता है। इसमें म्यूकस होगा, म्यूकस मतलब एक लिसलिसा पदार्थ है जिसमें जर्म जो है वो स्टिक कर जाएंगे। तो समझ गए, हेयर क्या करेगा, पहले तो फंसा लेगा, बाकी और भी जर्म अगर एयर में है जो तुम हम इनहेल कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, उसमें तो म्यूकस से चिपक जाएगा, तो जो जर्म्स होंगे वो अंदर नहीं जा पाएंगे, करेक्ट ना। अंदर नहीं जा पाएंगे तो अच्छा ही है, अंदर जाएंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे एल्वेलाई वगैरह को, तो बाहर ही रुक गए, राइट। अब हम मुंह से भी तो सांस लेते हैं, ऐसा करके लेते हैं, मुंह से लेंगे तो वहाँ तो ना तो म्यूकस तो थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट जो ये हेयर्स हैं वो तो मिलेंगे नहीं, हेयर्स नहीं मिलेंगे तो जर्म अंदर चले जाएंगे। तो बेहतर ये होता है कि हम नाक से सांस लें, ना कि मुंह से भी ले सकते हैं, राइट। मुंह से लेने से क्या, ये जो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होगी शरीर के अंदर, लंग्स के अंदर पहुंच जाएगी। हाँ, अभी तुम देखोगे जैसे न्यूट्रिशन में देखा था, जो खाने का रास्ता है, जो सांस लेने का रास्ता है, जाके एक जगह मिल जाता है, तो इसका मतलब पहुंच तो जाता है, बट थोड़ा सा रिस्क ये है कि अगर मुंह से लेंगे तो जो जर्म्स है वो किल नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा कि नाक से सांस ले जाए, करेक्ट ना। तो हमने सीखा कि वेस्टिब्यूलर जो चैम्बर है, फंक्शन के आधार पे जो हमने डिवाइड किया, उसका मेन काम है फिल्ट्रेशन कर देना। अब रिस्पिरेटरी चैम्बर, रिस्पिरेटरी, ठीक है, चैम्बर है, इसका काम क्या है ये हम देखते हैं, ठीक है। ये समझ गए, ये तो समझ रहे होगे ऑल्फैक्टरी चैम्बर है, ये रिस्पिरेटरी चैम्बर। ये ना रिस्पिरेटरी चैम्बर एयर कंडीशनर की तरह काम करता है, एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर क्या है भाई, एयर कंडीशन घर में लगी होती है ना, एसी लगी होती है, एयर कंडीशनर उसी को मैंने बोल दिया, ठीक। अब एयर कंडीशनर का काम क्या है, अगर गर्म कोई चीज़ है तो ठंडी कर देना, ठंडी है तो गर्म कर देना, करेक्ट ना। तो इसका मतलब ये वार्म, अगर एयर बहुत ज़्यादा रहेगी बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा तो इसको कूल कर देगी ना, अगर कूल रहेगी तो इसको वार्म कर देगी। अब वार्म कैसे करती है, कूल कैसे करती है,
ये तो तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, तुम्हारे सिलेबस में इतना नहीं है तो मैं उस पर डिस्कशन नहीं करूँगा, राइट। या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाओगे तो तुमको बताया जाएगा किस तरह से ब्लड का रोल होता है, म्यूकस का रोल होता है, किस तरह से सब प्रोसेस होती है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। फिलहाल हमने इतना भी समझ लिया कि रिस्पिरेटरी चैम्बर एयर कंडीशनर की तरह वर्क करता है, गर्म हवा को वो ठंडी कर देगा, ठंडी हवा को गर्म कर देगा, यानी हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है उसके अकॉर्डिंग टू एयर को कंडीशन कर देगा ताकि एल्वेलाई के पास पहुंच के ये एल्वेलाई को किसी तरह से डैमेज ना कर सके। डन। उसके बाद है ऑल्फैक्टरी चैम्बर, राइट। तो ऑल्फैक्टरी चैम्बर से तो हम सेंस ऑफ स्मेल ना, स्मेल का पता करते हैं, और हम बेसिकली यही जानते हैं कि नाक से हम सूंघते हैं तो कोई चीज़ किस स्मेल की है, फ्रैग्रेंस की है, वो पता करते हैं, राइट। लेकिन नाक में जो पार्ट्स हैं ना, देखो कितने कितने काम करते हैं। तो चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो एक्स्ट्रा तो पढ़ेंगे, राइट। नॉर्मली तो हम यही समझते हैं कि भाई अगर हम सांस ले रहे हैं तो इसका मतलब हम सूंघने का काम करते हैं नाक से, और बाकी शायद नहीं समझते, राइट। तो ऑल्फैक्टरी वाला जो हिस्सा होता है यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है। तो आई होप तुम समझ गए कि ये अपना 2 नॉस्ट्रिल्स है, उसके बाद चेम्बर शुरू होता है, बीच में यहाँ पे एक सेप्टम होता है, नहीं, जो कार्टिलेजिनस होता है, मुलायम होता है, और ये दोनों यहाँ तक आते हैं और फिर यहाँ पर खुलते हैं, ठीक है। तो ये मैं मिटा दूँ, ये लिख लिया तुमने, वेस्टिब्युलर, रिस्पिरेटरी चैम्बर एंड ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है, मिटा दूँ ताकि मैं आगे की चीज़ें तुमको दिखा सकूँ। तो ये मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ। नेजल चैम्बर रहने देते हैं ताकि थोड़ा सा सेंस होता रहे कि हम कहाँ पे किस तरह से चल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मिटा दिया, ठीक। तो इसका मतलब अब यहाँ पे हमारी जो हमने सांस लिया है यहाँ पर पहुँच गई। अब आगे एक रीजन मिलता है जिसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स कोई स्ट्रक्चर नहीं है, फेरिंग्स स्थान है, स्थान को नाम दे दिया गया, उसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स। अब समझो कैसे, यहाँ पे जो इंटरनल लेयर्स जहाँ पे खुलते हैं ना, उस स्थान को हम बोलने लगते हैं नेजोफेरिंग्स। ये हमने बात की थी जब न्यूट्रिशन डाइजेशन पढ़ रहे थे हम ह्यूमन बीइंग का, तो वहाँ पर भी ये बात हमने की थी, ठीक है। ये वाला स्थान क्या है, जो हमारे मुंह में ऊपर का स्थान है उसको बोलते हैं पैलेट, राइट। पैलेट मतलब बोलते हैं इट इज़ वेरी पैलेटेबल, मतलब बड़ा टेस्टी, अच्छा है, उसी से पड़ा है नाम। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, पैलेट है, राइट, पैलेट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे ये नीचे के दांत वगैरह होते हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ हम बात नहीं करने वाले हैं। डन। अब यहाँ पे जो ओपनिंग होती है, ये मुंह की ओपनिंग है, तो इस मुंह की ओपनिंग के स्थान को हम बोलने लगते हैं ओरोफेरिंग्स। ओरो मतलब मुंह से रिलेटेड, तो इसको हमने दे दिया ओरोफेरिंग्स का नाम, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे ना ऐसे की फनेल समझते हो जिसमें तेल वेल डालते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, तो पीछे से कुछ इस तरह का फनेल टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। ये बाकी का ये स्ट्रक्चर यूँ आया, तो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये तो अपनी चिन है, और इस तरह से यहाँ पे तुमको इस स्थान पे ये कीप लाइक स्ट्रक्चर है, इस स्थान पे तुमको 2 ट्यूब्स मिलेंगी, ये राइट। तो ये 2 ट्यूब्स हमको मिल जाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये ट्यूब हो गई, ये अपनी ट्यूब्स है, ठीक। ये वाला क्या है, ये गलेट है अपनी, गलेट मतलब यहाँ से खाना अंदर जाता है, ठीक। ये वाला जो है इसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इस वाली जगह से हम जो सांस आती है इसमें जाती है, तो इसको तो हम बाहर से भी देख सकते हैं। ये है हमारी ना, जिसको विंड पाइप या ट्रैकिया बोलते हैं, ये ऊपर है और खाने की नली पीछे होती है, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी बताया। तो इस और ये वाला पोर्शन क्या है, ये जो हमारे गर्दन की हड्डी है ना, ये हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो है, रीढ़ की हड्डी है, वही ऊपर यहाँ पे जाती है ना, सर्वाइकल बोन जिसको बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टिब्री, वो होती है।
तो हमको काम यहां पे नहीं है क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे ये एडम्स एप्पल जो उभरा हुआ पार्ट होता है, ये देखो ऐसे टच करोगे तुमको लगेगा उभरा हुआ पार्ट। मेल में ये पता चलता है, फीमेल में उतना नहीं दिखता। लेकिन इसका काम क्या है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। यहीं से हम जब बोलते हैं तो आवाज़ यहीं से आती है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लैरिंग्स के ऊपर जो पोर्शन होगा तुम क्या बोलोगे, इसके पास था तो ओरो, इसके नेजल के पास था नेजो, तो इसका मतलब अगर लैरिंग्स के पास है तो उसको तुम बोलोगे लैरिंगो फैरिंग्स, राइट। लैरिंगो 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 फैरिंग्स, ठीक है, इसको बोलते हैं लैरिंगो फैरिंग्स। तो तुमने देखा स्थान का नाम फैरिंग्स दिया गया, जो जिसके क्लोज है उसी तरह से नाम दे दिया गया। तो फाइनली यहां पे अब देखो, यहां पे जब फूड हमने खाया, राइट, तो फूड तो यहां से आएगा, राइट, फूड यूं जाएगा, करेक्ट, इस नली पे, क्योंकि ये हमारी फूड पाइप है। और जो हवा आएगी यूं आएगी, करेक्ट, करेक्ट ना। देखो यहां पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, राइट। तो ऐसा भी तो पॉसिबल है कि अगर यहां से तुमने खाना खाया तो खाना इस पाइप में चला जाए, क्योंकि यहां पे ऐसी एज सच कोई पार्टीशन तो नहीं है, करेक्ट, कोई पार्टीशन तो नहीं है, राइट। उसके लिए प्रकृति ने बड़ी अच्छी यहां पे व्यवस्था बना के रखी है। ये ग्लॉटिस वाला पार्ट था, तो यहां पे एक ऐसे फ्लैप, जैसे ये गोला है ना, यहां पे इस तरह से एक फ्लैप लाइक ऐसे स्ट्रक्चर होगा जो इसको ढक के रखता है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। ग्लॉटिस के ऊपर है तो हमने इसको नाम दिया एपीग्लॉटिस। जब खाना हम नहीं खा रहे होंगे तो ये एपीग्लॉटिस जो है, जैसे यहाँ पे एक उंगली ले रहा हूँ, ये फ्लैप ऐसे ढका हुआ है, राइट। तो खाना नहीं खा रहे होते तो ऐसे खुला होता है, तो हवा आराम से यहाँ पे आ रही है, चाहे मुंह से ले रहे हो। लेकिन जब खाना खाते हो ना, तो ये जो फ्लैप है ना, ऐसे इसको ऊपर ढक लेता है, तो खाना अगर आए भीगा तो खाना फिसल के फिर से यहाँ पहुँच जाएगा, राइट। तो एपीग्लॉटिस ये इंश्योर करता है कि खाना इस विंड पाइप में ना जाए। ये है अपनी विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हमने बोला एपीग्लॉटिस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है, जिसको वोकल कॉर्ड बोलते हैं। जैसे वायलिन वायलिन में देखा होगा, पतली पतली ऐसे कॉर्ड्स होती है ना, जिस पे अगर ऐसे उंगली मारो तो आवाज़ करता है, राइट। तो इसी को बोलते हैं हम वोकल कॉर्ड, जो यहाँ पे, और बाकी के हिस्से पे ये ढका होता है, तो इसको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड। अब इसी से जुड़ा हमारा होता है वॉइस बॉक्स। तुम यहाँ पे देखोगे, अगर इस तरह से मैं खड़ा हूं तो ये हिस्सा ऐसे थोड़ा सा बल्जी होगा, यहाँ पे यू ऐसे बल्जी होगा। ये जो उठा वाला पोर्शन है ना, इस उठे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, या तुम इसको वॉइस बॉक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि यहां से आवाज निकलती है। तो एडम्स एप्पल जो है ये एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ा सा समझते हैं। थायराइड ग्लैंड तुमने सुना होगा, थायराइड कभी किसी का बढ़ जाता है, किसी का घट जाता है, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे शरीर की उससे डिस्टर्ब होती है। तो ये जो ये वाले यहीं पे होता है आयोडीन वाला, यानी थायराइड होता है। तो इसके पार्ट हम देख लेते हैं। एक थायराइड ग्लैंड होगी, ठीक है, थायराइड ग्लैंड होती है। और थायराइड ग्लैंड पे एक, जैसे ये मेन थायराइड ग्लैंड है, ऐसा तुम समझो, ये मेन, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से रिंग हो, जिसको क्रिकोइड बोलते हैं हम, ये इस तरह से सर्कुलर, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ध्यान से देखो, ये जो उभरा पोर्शन है ज़्यादातर तो थायराइड का ही होता है। यहाँ पे एक थायराइड का जो उभरा हुआ पोर्शन होगा वो हो गया। उसके बाद नीचे ऐसे रिंग होगी, चारों तरफ ऐसे रिंग हो, जैसे ये है, इसके चारों तरफ ऐसे रिंग बना लो। तो रिंग बना लोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा, यूं, जैसे ये रिंग है, ठीक है। ये अब ये रिंग में ये जो हमारी पाइप होती है, जैसे ये रिंग है,
उसी रिंग में जाके जो विंड पाइप है नीचे से ऐसे फिट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है और पीछे भी एक स्ट्रक्चर होता है। फिलहाल हमको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हायर क्लासेस में तुम देखोगे। तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक रिंग होती है, इसी रिंग में जाके ये विंड पाइप फिट होती है, जो उभरा हुआ पोर्शन है उसको, तो ये पूरा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये अपना एपिग्लॉटिस होगा, इस पे ऐसे ढका होगा, राइट, और ये वोकल कार्ड होगी। ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स। यहाँ से वॉइस या आवाज़ निकलती है। जब हम बोलते हैं तो बोलने के लिए आवाज़ बाहर निकलती है। जब हम बोलते हैं तो आवाज़ विंड पाइप से बाहर निकलती है। जब बाहर निकलती है तो जो कार्ड है उससे टकराती है, तो झंझनाहट होती है और आवाज़ निकलती है। तो उसके लिए देखो, मुंह बंद करके अगर करोगे तो जो सांस रहेगी, जो यहाँ पे गैसेस होंगी, ऑक्सीजन या जो भी हो, वो बाहर नहीं निकलेंगे तो आवाज़ नहीं निकल पाएगी। जैसे मैं बोलना चाहूँ नहीं, राइट, क्योंकि आवाज़ बाहर, अब देखो मुंह खुला आवाज़ बाहर निकली, तो इसका मतलब बोलने की प्रोसेस में आवाज़, जब हम बोलते हैं तो गैसेस बाहर निकलती हैं। वो गैसेस यहाँ पे जो ये स्ट्रिंग है उस पर टकराती हैं, तो जिससे आवाज़ निकलती है। समझ में आए? तो आवाज़ जब निकलेगी तो ऑब्वियसली ये जो एपिग्लॉटिस होगा ऐसे ऊपर आ जाएगा, तो इसका मतलब जो हमारी विंड पाइप है वो ओपन होगी। करेक्ट, ओपन होगी विंड पाइप। तो इससे ये पता चला कि अगर हम खाना खाते रहेंगे, बोलते भी रहेंगे, खाना खा रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं, और साथ ही साथ हम बोलने के साथ साथ खाना भी खा रहे हैं, तो अगर हम बोल रहे हैं तो ये ओपन है और खाना भी खा रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि खाना इस पाइप के अंदर चला जाए। करेक्ट, इसलिए बोलते हैं कि जब खाना खाओ तो बोलो नहीं। अगर बोलोगे तो यहाँ पर अंदर चला जाएगा, अंदर चला जाएगा तो छींक आएगी, खांसी आएगी, राइट। अब बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके अंदर छोटे 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 ऐसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर मान लो कुछ पहुंच भी गया तो ऊपर की तरफ ऐसे ये मोशन करते हैं, जैसे ये है छोटे छोटे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ मोशन करेंगे तो बाहर निकलते हैं, जिससे हमको बहुत तेज़ी से खांसी आती है, चीज़ें बाहर निकल जाती है। लेकिन तुम ज़बरदस्ती कर भी रहे हो तो अंदर चला जाएगा तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। फिलहाल नेचर ने इस तरह से बनाया है कि सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है, राइट, है ना, बहुत सिस्टमैटिक है। जिस चीज़ का ख्याल हमको नहीं, ऊपर वालों को उसका बहुत ख्याल है। हर चीज़ को बड़ा सिस्टमैटिक, बड़ा परफेक्ट बनाया है, राइट। ये सब सारी चीज़ें ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमने समझा कि ये सबसे पहले हमको वॉइस बॉक्स मिलता है, तो वॉइस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स भी बोल सकते हैं। और इस पूरी पाइप को भी एक तरह से हमने विंड पाइप बोल दिया। तो तुम समझ गए, यहाँ पे थायराइड की ये बनी होती है, थायराइड का ही बल्जिंग पार्ट होता है, फिर एक रिंग होती है और पीछे भी दो स्ट्रक्चर होता है। तो फाइन, और यहाँ पे कॉर्ड होती है, ये एपिग्लॉटिस होती है। सांस जब तुम लेते हो तो यहाँ पे जाती है, जब बोलते हो हवा बाहर निकलती है, इस स्ट्रिंग से टकराती है तो आवाज़ निकलती है। आवाज़ निकलने में बाहर ये जो है हवा जाती है, तो अगर बाहर हवा जाती है, तुम बोल रहे हो तो ये फ्लैप खुला होगा, और खाना भी साथ साथ खा रहे हो तो खुले फ्लैप में अंदर जा सकती है। लेकिन फिर भी अगर जाती है तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इस तरह से चलते हैं तो बाहर निकालते हैं, तो हमको खांसी आती है और वो चीज़ें बाहर निकल जाते हैं। डन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे समझा, और उसके बाद अब इसको मिटा दे रहा हूँ। आगे एडम्स एप्पल समझ गए, जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे हम जाएंगे। यहाँ पे हमारी जो विंड पाइप है वो शुरू हो रही है, विंड पाइप या सांस लेने की नली। तो ये है भाई, इस विंड पाइप को मैं तो इस साइड से कर रहा हूँ, तो कुछ इस शेप का तुमको एक स्ट्रक्चर दिखेगा ऐसे, इसको बोलते हैं कार्टिलेजिनस रिंग। अगर मैं सामने से देखूं तो इस तरह से रहेगा, राइट, ये इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग होती है, ये इस तरह से, ठीक। अब क्वेश्चन आता है, ये कार्टिलेजिनस रिंग मैंने इसको बनाया, मैं इस तरह से बना रहा हूं क्योंकि मैं इस साइड से देख रहा हूं ना। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो सामने में से दिखेगा, अगर ऐसे खड़ा हूं तो, राइट। तो इसको तुम फील भी कर सकते हो, ऐसे गर्दन के पास पकड़ो तो यहाँ पे देखो हार्ड दिखा, पीछे साइड में देखो वो रिंग है ही नहीं, तो इसका मतलब सी शेप की है। तो पहला पूछा जाता है सी शेप की ये रिंग क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग है।
इसका पूछा जाता है व्हाट इज फंक्शन ऑफ दिस कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो तुम बोलोगे इसका फंक्शन है कि जो हमारी विंड पाइप है वो कोलैप्स ना करे। अगर ये मान लो एक कार्टिलेजिनस रिंग नहीं होती तो कोई दबाता तो तुरंत चिपक जाती वॉल से, चिपक जाती तो सांस रुक जाती, करेक्ट। तो इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग होने से अगर कोई दबाता भी है, थोड़ा दबाते हो तो इतना जल्दी चोक नहीं करता, रुकता नहीं है। तो कार्टिलेजिनस रिंग का फंक्शन है कि जो वॉल है दोनों इंटरनल और बाहर की वो कोलैप्स नहीं करे, ताकि कोलैप्स नहीं करेगा तो सांस प्रॉपर्ली चलती रहेगी। तो कार्टिलेजिनस रिंग का काम क्या हुआ, टू प्रिवेंट कोलैप्स, राइट। इसको लिख लोगे, कोलैप्स ना हो इसलिए कार्टिलेजिनस रिंग होती है। ठीक, यहां तक अब हम पहुंच गए। इसके बारे में बात नहीं कर रहे क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके। उसके बाद ये यहां से एंट्री करेगा हमारे इस वाले नेक वाले पोर्शन से, अब इस वाले पोर्शन में थोरैसिक वाले पार्ट में एंट्री ये नली करती है। ये जाके यहाँ पे दो पार्ट में बढ़ जाती है इस तरह से। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, या तुम सिंपली बोलते हो ब्रोंकाई बोलते हो। ठीक, अब ये एंट्री यहां से करती है हमारे लंग्स में, जो ऐसे कुछ ट्रायंगुलर शेप में होता है। तो ट्रायंगुलर शेप में होगा तो कुछ इस तरह से होगा, राइट। ये हमारे लंग में एंट्री हो गई इसके। इसी तरह से यहां पर भी होता है। प्राइमरी ब्रोंकस मिटा दूं मैं, चलो यहां पे लिख देता हूं प्राइमरी ब्रोंकस। अब ये एंट्री करेगा, यहां पे भी इसी तरह से एक लंग और होता है, लेकिन ये छोटी साइज में होता है, इससे छोटा साइज में होता है। यहां पे कुछ ऐसा डिप्रेशन नॉच होती है, मतलब अंदर धंसा रहता है। ये इस वाले को तुम कार्डियक नॉच बोलते हो। कार्डियक वर्ड जहां पे आता है किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड। यहां पे हार्ट होता है, ऑब्वियसली यहीं पे हार्ट मौजूद होता है लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड का लंग हो, कैसे दिखाते हो, मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं तो इधर लेफ्ट है ना, लेकिन यहां पे चित्र में इस तरह से दिखाते हैं। तो ये हो गया लेफ्ट लंग, और ये क्या होगा, ये राइट लंग होगा अपना, राइट लंग। तो इसका मतलब हमारे शरीर में दो लंग्स होते हैं, करेक्ट। ठीक है भाई, ये वाला जो होता है लंग, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट चलो मैं ये कर देता हूं, एक पार्ट ये कर देता हूं, एक पार्ट ये वाला, दो हिस्सों में सिर्फ डिवाइड होता है। ठीक, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, सेकेंडरी ब्रोंकाई, या तुमको ब्रांक्यूल्स भी बोलते हो, उस पर डिवाइड हो जाएगा। यहां पे ये तीन में डिवाइड होगा। क्यों तीन में डिवाइड होगा, क्योंकि इसमें तीन पार्ट है ना, तो ये और ये एक इसमें पहुंच जाएगी यूं। इसमें दो ही लोब है ना, इसमें एक लोब, दो लोब, तीन लोब, इसमें एक दो है, तो ये एक तो इसमें चला जाएगा और दूसरा इसमें चला जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, शॉर्ट में लिख रहा हूं। या तुम ब्रोंकस या ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल भी बोलते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। डन। तो इस तरह अब क्या यहीं पे रुक जाता है, नहीं, इसमें और टर्शरी भी होता है, डिवीजन होता रहता है राइट। लास्ट में ये जो पतली पतली नलियां हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं, पाउच लाइक। अब यहाँ पे मैं बाकी का नहीं बना रहा हूँ, बीच में बहुत से डिवीजन होंगे, पूरा जाल के जैसा बन जाएगा। लास्ट में ये जाके ओपन होगी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, ये इस तरह से, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होगा पाउच लाइक। ये ढेर सारा स्ट्रक्चर होता है पाउच, जिसको हम बोलते हैं एल्व्यूलाई। बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्व्यूलाई पूछता है कि एल्व्यूलाई का लंग्स में क्या फंक्शन है, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है। जैसे इंटेस्टाइन में विलाई ऐसे फोल्डेड रहती थी, कोई चीज़ फोल्डेड होती है तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकेगा। तो एल्विलाई है, अगर उसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो
अपने अंदर रख सकता है, करेक्ट। तो फंक्शन क्या हुआ एल्विलाई का? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को हम यहाँ पे रख सकें। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये विंड पाइप थी, ये हमारा वॉइस बॉक्स है, ये एडम एप्पल है, ये कॉर्ड है, ये एपिग्लॉटिस है। इस तरह से हमने यहाँ तक की चीज़ें पढ़ी और इस तरह का सफ़र रहा। तो यहाँ पे हमने सांस ली, यूं यूं, और सारी चीज़ें हमने यहाँ तक प्रॉपरली पढ़ ली। ये जो लंग्स होता है ना, लंग्स के ऊपर ऐसा नहीं होता कि ऐसे ओपन होता है, इसके ऊपर ऐसे कवरिंग होती है, ठीक है, यूं, ये ऐसे बंद होता है मेम्ब्रेन से, दोनों लंग। और ये एक नहीं, दो मेम्ब्रेन इसके ऊपर ऐसे होती है, ठीक है, जिसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। एक विसरल होती है, एक पैराइटल होती है, उतना ये विसरल वाली है, ये पैराइटल वाली है, लेकिन तुम एक नाम दो तो इसको बोल सकते हो प्लूरल मेम्ब्रेन, या कवरिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। मतलब एक झिल्ली जैसी इस पे संरचना होती है। अंदर वाले को हम विसरल बोलते हैं क्योंकि आर्गन से अटैच है, और ये बाहर वाला जो होता है, ये बाहर वाले को हम बोलते हैं पैराइटल। दोनों को मिला के प्लूरल मेम्ब्रेन, और ये प्लूरल ऐसा फ्लूइड होता है, लेकिन एक दूसरे से ये चिपकी होती है, ऐसा नहीं कि अलग अलग होती हैं। और इस चिपकने से बड़ा फायदा भी है। जब अभी तुम देखोगे कि जब हम सांस लेते हैं तो एक साथ ही वो बाहर जाती है। मान लो एक दूसरे से अलग है, तो अगर तुमने सांस लिया, फूलना, ये फूलेगा, ये तो फूलेगा ही नहीं, राइट। अगर साथ साथ में ये फूलेगा पूरा लेके ना, तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जो सांस होगी, जो ऑक्सीजन होगी, वो शरीर के अंदर आ जाएगी। तो सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक होता है। तो इस तरह से तुमने देखा कि ये हमारे लंग्स का स्ट्रक्चर है। और हार्ट अपना कहाँ होता है? हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड होता है, ये नॉच के पास ही होता है। तो इस तरह से अभी तक हमने सीखा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन पास होती है। अब इसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा। अगर तुमने इसको बना लिया है तो अच्छा है, नहीं बनाया तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेना, राइट। मिटाऊंगा और हम बात करते हैं कि जो हमारा लंग्स होते हैं, उस लंग्स की क्या कैपेसिटी है, क्या सब कुछ होता है। कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी ने स्मोकिंग की, तो स्मोकिंग की, उसका धुआं यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा, तो जो एल्विलाइज होती है ना, वो फ्यूज़ कर जाती है। क्या कर जाती है? फ्यूज़ कर जाती है। तो सरफेस एरिया घट जाएगा, सांस लेने में परेशानी होती है। एल्विलाई के फ्यूजन को इम्फाइसेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्फाइसेमा। इसलिए इम्फाइसेमा, ठीक है। क्या कंडीशन? इम्फाइसेमा। इसीलिए बोला जाता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। तो इसलिए स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, करेक्ट। तो ये इम्फाइसेमा की कंडीशन हो गई और मैंने तुमको ये बता दिया। अब सांस लेने में भी बहुत लोगों को परेशानी होती है, तो कहाँ पे? ये जिसको लंग्स या जिसको फेफड़ा बोलते हैं, उसमें समस्या आती है। तो उसके लिए तुम डॉक्टर के पास कंसल्ट करते हो और जो भी एप्रोप्रिएट मेडिसिन लेनी होती है वो तुम लेते हो, करेक्ट ना। चलो भाई, ये तो हमने समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो लंग्स होते हैं, ये कितनी हवा अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो दो चीज़ें दिमाग में आएंगी। एक तो जैसे एक बॉटल है, एक बॉटल में कितना पानी आ सकता है, राइट, वो उसकी कैपेसिटी है। लेकिन इस बोतल में अगर तुमने 200 मिलीलीटर पानी भरा है, तो उस टाइम पे तो 200 मिलीलीटर वॉल्यूम लिया है तुमने ना। कैपेसिटी कितनी है? मान लो 1 लीटर की, 1000 मिलीलीटर की, लेकिन भरा कितना है? 200। तो इसका मतलब अगर तुम वॉल्यूम की बात कर रहे हो तो उस इंस्टेंट, उस टाइम पे जो वॉल्यूम है उसको वॉल्यूम बोलोगे, जो चीज़ जितनी है वॉल्यूम बोलोगे। लेकिन कैपेसिटी कितनी है? तो दो अलग चीज़ें हो गई। तो ज़्यादा तो हम वॉल्यूम के बारे में भी पढ़ेंगे, कैपेसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले पास आती है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम, राइट है। टाइडल वॉल्यूम, ये आता है टाइडल वॉल्यूम, जिसको हम टी से लिखते हैं। और ये टाइडल वॉल्यूम की जो वैल्यू होती है वो 500 ml होती है, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट। ये होता है 2500 मिलीलीटर से 3000 मिलीलीटर तक होता है, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, राइट, ये होता है 1100 से 1200 मिलीलीटर, ठीक है। एक होता है रिजर्व वॉल्यूम। अब ये टर्म्स क्या है, अभी धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं बेहतर ढंग से समझा दूंगा। फिर उसके बाद आता है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी में हम तीन चीज़ें इंक्लूड करते हैं, ERV, IRV जो ऊपर मैंने लिखा है, और टाइडल वॉल्यूम, राइट। तो ये इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। एक टोटल लंग कैपेसिटी भी होती है, जिसमें हम ये वाइटल कैपेसिटी की सारी चीज़ें लिखेंगे और प्लस रिजर्व वॉल्यूम जो होगा उसको ऐड करेंगे, तो जो आंसर आता है उसको हम निकालते हैं। तो अब इसको 1 बाय 1 करके थोड़ा बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। डन। देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम उसको बोलते हैं कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग हम करते हैं, ना तो ऐसे करके ना तो फोर्सफुली हम बाहर कर रहे हैं, राइट, तो उसको बोलते हैं कि ये टाइडल वॉल्यूम है। तो अगर नॉर्मल हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, ना बहुत फोर्स दे रहे हैं लेने के लिए सांस, ना इनहेल बहुत फोर्सफुली कर रहे हैं, ना तो एक्सहेल ही कर रहे हैं, तो उस टाइम पे नॉर्मल पर्सन में 500 मिलीलीटर एयर अंदर आती है और 500 बाहर जाती है, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको लिख लेता हूं, इसको क्या बोलेंगे? टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है। ये हो गया अपना टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी एक यहां पे है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है फोर्सफुल इनहेलेशन। लेकिन याद रखना, ये जो फोर्सफुल ऐसे अंदर सांस लिया तुमने ना, तो इस वाले को एक्सक्लूड नहीं करेंगे, राइट। ये वाला तो नॉर्मली तुमने लिया, उसके बाद जो इनहेलेशन कर रहे हैं वो है, तो इसको एक्सक्लूड करके आफ्टर ऐसे लिख दूं मैं, आफ्टर टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। यानी टाइडल वॉल्यूम के बाद ये है। तो जैसे एक लंबी सांस तुम ऐसे भरी, जितनी आई ना, उसका वॉल्यूम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको लिख दो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखो, रिजर्व वर्ड से भी समझ में आता है, रिजर्व कोई चीज अपने अंदर रिजर्व कर लेना, राइट, एक्स्ट्रा में रखने। अब ये है एक्सपिरेटरी, इसको लिख लेना, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल ये ब्रीदिंग है उसकी 500 ml निकल गई, उसके बाद तुम ऐसे बाहर निकाल दो फोर्सफुल, तो जो जितनी वॉल्यूम एयर की निकल सकती है वो है 1100 से 1200 मिलीलीटर होती है। अब ये फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया, और ये है रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है ऐसी वॉल्यूम कि तुम इसको निकाल ही नहीं सकोगे। रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है तुम चाहे इनहेलेशन करो चाहे एक्सहेलेशन करो, ये नहीं निकलने वाली, ये वहां पे हमेशा रहेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये भी निकल जाएगी तो ऑक्सीजन का रिएक्शन कैसे होगा? ऑक्सीजन आई है वहां पे, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके लेके जाएगी, और ऐसा नहीं है कि हीमोग्लोबिन फटाक से बाइंड कर लेती है, जैसे आया बाइंड कर लिया, नहीं, थोड़ा टाइम लेती है। तो इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा मौजूद हमेशा रहनी चाहिए, ताकि जितना भी वो टाइम ले फाइनली उसको मिल जाए उतना, राइट ना। तो रिजर्व वॉल्यूम कभी खाली नहीं होता, ये ध्यान में रखना। रिजर्व वॉल्यूम इतना 1001 मिलीलीटर का जो ये होता है, ये हमेशा लंग्स में मौजूद रहेगा, ताकि हीमोग्लोबिन आए, रिएक्शन वैक्शन करे। उसको टाइम लगता है तो रहेगा, तो अगर टाइम न लगता है तो जैसे सांस ली फटाफट रिएक्शन करके निकल गई, लेकिन उसको टाइम लगता है, इसलिए रिजर्व वॉल्यूम याद रखना हमेशा लंग्स में मौजूद होता है। चाहे इंस्पिरेशन तुम बहुत तगड़े से कर लो, चाहे एक्सपिरेशन बहुत फोर्सफुली तुम करो। तो इसका मतलब रिजर्व वॉल्यूम तुम समझ गए, ये वाला फिक्स ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, ऑलवेज प्रेजेंट इन लंग्स, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या है?
वाइटल कैपेसिटी। देखो सांस हमने ले ली, उसके बाद बहुत फोर्स के साथ मैंने सांस को बाहर निकाला, मतलब ऐसा बाहर निकाला, पूरी सांस मेरी निकल गई मगर फोर्सफुल हमने निकाला। अब वहां पे क्या बचा होगा, ध्यान रखो, वहां ये बचा होगा और सब कुछ निकल गया होगा, राइट। रिजर्व वॉल्यूम बचा होगा, बाकी 500 तो पहले से निकल गई होगी और एक्सपायर कर दिया, और ये जो अंदर लिया होगा फोर्सफुली वो सब निकल गई। तो सब निकल गई तो मतलब अगर मैं जोड़ूं कि यहाँ पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है, राइट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना है और टाइडल वॉल्यूम इतना है, अगर मैं सब जोड़ दूं तो इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। चलो जोड़ लेते हैं, तो मैं ज़्यादा करके जोड़ रहा हूँ ना। तो पहले एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ लिखा है तो वही जोड़ लेता हूँ, 1200 करके जोड़ दूँ, ये 1200 हो गया। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ना, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अपना 3000 है, तो 3000 यहाँ पे जोड़ दें, ये ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ये फिर उसके बाद ये 500 ml ये भी है, राइट। तो ये जोड़ा हमने, ये 700 हुआ 3 है, यानी 4700 के करीब आया मिलीलीटर, राइट, 4700 मिलीलीटर, या इसको अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर बोल सकते हो, क्योंकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, तो 4700 तो है, ये 300 मिलीलीटर कम है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर हमारी वाइटल कैपेसिटी होती है, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, वाइटल कैपेसिटी हमारी 4700 है मिलीलीटर, उसमें अगर रिजर्व वाला जो हमेशा प्रेजेंट होता है, इसको भी मैं जोड़ूं तो टोटल लंग, TLC का मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, तो इसको जोड़ दूं तो ये 8 और 4 1 5, 5800, या लगभग मैं बोल सकता हूं 6 लीटर। तो एक पर्सन जब ब्रीदिंग करता है तो नॉर्मली 500, अब देखो कुछ लोग हेल्दी होंगे ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ऑन एन एवरेज 500 ml होता है। तो 500 ml ही हम लेते हैं, एयर आती है 500 ml बाहर जाती है, नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन हमारी लंग की कैपेसिटी टोटल देखो तो कितने 6 लीटर की है, तो बहुत ज़्यादा। उस कंपैरिजन में तो हम सांस बहुत कम लेते हैं, कम, और सांस बहुत कम छोड़ते भी हैं, राइट। कहाँ 500 और कहाँ 6 लीटर, राइट, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो लंग की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जब तुम सांस लेते होगे देखो हमारा सीना ऐसा बाहर निकलते जाता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, कितनी 6 लीटर की, और उस कंपैरिजन में हम सांस बहुत कम लेते हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो कैसे होता है, तो ऑब्वियसली जब हम सांस ले रहे हैं तो देखो चेस्ट हमारा फूला जा रहा है, राइट, और यहाँ पे जहाँ स्टमक है उस पर हाथ रखोगे तो वहाँ पर एक स्ट्रक्चर देखो नीचे भागता है, वो स्ट्रक्चर होता है डायफ्राम। जब मैंने चित्र बनाया था तो उस चित्र में तुमको मैंने नहीं बताया, तो चलो यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ। ये अपना लंग्स है और ये हो गया लंग्स, राइट। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ तक तो हम गए थे, राइट। यहाँ पे हार्ट होता है, ये लंग है, ये थोरैसिक पार्ट है, और ये अपना डायाफ्राम है, ठीक है। डायाफ्राम से हमारा शुरू हो जाता है एब्डोमिनल रीजन, और ये थोरैसिक रीजन है। तो जब तुम सांस लेते हो ना, तो ये सांस लेते हो तो ये ऊपर खींचता है, जिसकी वजह से ये डायफ्राम ना थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यूं, राइट। और जो रिब्स होती हैं हमारे अंदर कितनी होती हैं, 24 रिब्स होती हैं। रिब्स मतलब हिंदी में वो पसलियाँ ना, यहाँ पे पसलियाँ होती है ना, वो पसलियाँ थोड़ी पहले ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगे। हमारा सीन देखो ऐसे करेगा, फिर बाहर की तरफ निकलेगा, राइट। तो वहाँ पे एक्चुअली जो पसलियाँ होती हैं, ये रिब्स होती हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड भी होती हैं इस तरह से, तो कोऑर्डिनेशन। तो जब ये खिंचता है तो ये नीचे जाता है। तो तुमसे पूछा जाता है ये स्ट्रक्चर क्या है, तो इसको तुम बोलोगे डायाफ्राम, ठीक है। डायाफ्राम किस शेप का होता है, डोम शेप का होता है, देखो गुंबद के आकार का होता है। तो जब इनहेल करते हो तो इनहेल करने के लिए वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, किसी चीज़ का स्पेस ज़्यादा होगा तो उसमें तभी तो अंदर आएगा। अगर वॉल्यूम छोटा रहेगा तो दबा दे। गुब्बारे को देखो, गुब्बारे को फुला सकते हो जब उसमें जगह हो ना, अब गुब्बारे को दबा दोगे तो उसका वॉल्यूम कर दोगे तो हवा बाहर निकल जाएगी। बस यही सेम टाइप की प्रोसेस हमारे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में होती है। तो इनहेलेशन में हमारा चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो बढ़ाने के लिए देखो, एक तो ये रिब्स हैं जो 24 रिब्स हैं, 12 इधर 12 इधर, तो वो
वॉल्यूम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ ये डायफ्राम यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँच गया तो नीचे भी बढ़ा और साइड में भी बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो बाहर से हवा अंदर पहुँच जाती है। ठीक है, ये तो अंदर आ गई। अब जब नॉर्मली ये जो डायफ्राम होगा, डायफ्राम फिर से अपनी जगह पे पहुँच जाए, जगह पे पहुँच जाएगा तो वॉल्यूम कम होगा तो हवा बाहर निकल जाएगी। ये तो बात हुई नॉर्मल ब्रीदिंग की। जैसे हम नॉर्मल, मैं ऐसे खड़ा हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा हूँ, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में ये प्रोसेस होती रहती है, कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। लेकिन फोर्सफुल में थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है यहाँ पे अभी डिटेल में उतना तो स्ट्रक्चर में तुमको नहीं बता रहा हूँ, उतना तुमको ज़रूरत भी नहीं क्लास 10 के लिए। ये रिब्स के बीच में भी मसल्स होती हैं और इंटरनल एक्सटर्नल भी बोलते हैं उसको, मसल्स होते हैं। फिलहाल इतना सोचो और भी मसल्स होती है। वो मसल्स का काम जब हम फोर्सफुली कोई चीज़ करते हैं तो वो मसल ना, अगर हमको अंदर लेना है और कोई चीज़ बाहर निकालना है, अगर बाहर निकालना है तो इसका वॉल्यूम और कम होना चाहिए, तो डायफ्राम को और खतरनाक ढंग से ऐसे खींच लेगा, तो डायफ्राम और अंदर चला, जितना है ना डायफ्राम और अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जो और भी आर्गन होंगे ना, उस आर्गन से भी एक कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ से कनेक्शन अगर जो आर्गन नीचे होंगे इसमें उससे होगा, तो जब आर्गन को खींचेगा, ऊपर से कोई खींचेगा तो आर्गन इससे जाके चिपक जाएगा, तो डायफ्राम और ऊपर उठ जाएगा। नॉर्मली जो डोम शेप का था और डोम शेप ऐसे था, डोम शेप और हो गया तो ऊपर वॉल्यूम और कम हो गया, और कम हो गया तो यहाँ वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर खतरनाक बढ़ जाएगा तो और हवा बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? तो इसका मतलब फोर्सफुल में ये डायफ्राम और ज़्यादा इधर जाता है और इधर आ सकता है। करेक्ट? तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे किस तरह से यहाँ पर चेंजेस होते हैं डायफ्राम में और किस तरह से रिब्स में चेंजेस होते हैं और कैसे प्रोसेस ये सारी कुछ चलती है। ठीक है, इतना सीखने के बाद, इतना समझने के बाद अब हम समझने वाले हैं कि किस तरह से डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का। ठीक है, तो चलो फटाफट से सीख लेते हैं, इसको भी कुछ मुश्किल नहीं है। देखो, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि भाई जो पार्शियल प्रेशर की बात शुरू में की थी, उसी पार्शियल प्रेशर एक बार दोबारा से बताता हूँ। ढेर सारी गैसेस हैं, हर गैस का अपना एक प्रेशर है, तो उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ढेर सारी गैसेस को एक साथ मिलाओगे तो उनके पार्शियल प्रेशर पे वो अंतर नहीं डाल पाती हैं, तो उनका अपना प्रेशर फिक्स है इस तरह से। तो तुमने क्या किया कि ये एल्विलाई है, तुमने क्या किया है तो एल्विलाई पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो छोटा छोटा था, लास्ट में था, जिसमें आके वो नलियाँ खुलती थी, इसको बोलते हैं एल्विलाई। तो ये अपनी एल्विलाई हो गई। एक एल्विलाई का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यहाँ पे ऑक्सीजन का, मैं यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लिख रहा हूँ। किसका? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पे लिखता हूँ, थोड़ी जगह भी मिल गया। इसको इस तरह से लिखते हैं, पी छोटा होता है, O2 बड़ा होता है, जैसे pH लिखते हो ना, इस तरह से। एनीवेज, तो ये PO2 हमने लिख दिया। तो इसको ये समझो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे एल्विलाई में 104 का है। कितना है? 104 का। तो एल्विलाई में हमने देखा पार्शियल प्रेशर 104 का है। अब चूंकि एल्विलाई में जो गैस आ रही है ऑक्सीजन भी आएगी, राइट? तो इसका 40 का पार्शियल प्रेशर, मैं बात कर रहा हूं, ये है पार्शियल प्रेशर। क्या है? पार्शियल प्रेशर। प्रेशर मतलब दबाव, राइट? तो एल्विलाई में जो गैसेस आई वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यहां पे ब्लड वेसल आएगी। ये ब्लड वेसल कहाँ से आएगी, ये ध्यान से देखना। ब्लड वेसल UI, राइट? ये कहाँ से आ रही है? अपने हार्ट से आ रही है। मैं ऐसे शॉर्ट में थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, हार्ट का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल ये सोचो कि यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, राइट? यू हार्ट ऐसे तो होता नहीं, समझाने के लिए तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये आया, कहाँ से आ रहा है? हार्ट से आ रहा है। कौन से हार्ट के कौन से हिस्से से आ रहा है? राइट से ना, राइट वेंट्रिकल से आ रहा है। हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में समझाऊंगा। ये समझो हार्ट से, अब यहां से ये क्या हुआ?
इधर से इस तरह से एंट्री हार्ट में हो रही है, ये समझो हार्ट है हा? और ये कहाँ से आ रहा है, ये वेन्स से आ रहा है। वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, उसको लेके ये शरीर में अलग अलग एक्टिविटीज हुई, वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से शरीर के नीचे होते होते, ये मान लो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में पहुँचती है, फिर हार्ट के जो राइट वेंट्रिकल है उसमें से ये होते 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 ये हमारे पास इसमें पहुँच जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी किसको बोलते हैं भाई, पल्मोनरी आर्टरी। एक ऐसी आर्टरी है जो आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड का मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ज़्यादातर जो तुम आर्टरी देते हो वो सारी की सारी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जाती हैं, लेकिन ये जो आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। देखो ये शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ऐसे होके अब यहाँ से होते 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 यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर की बात करें जो नॉर्मल हम समझते हैं, ये मान लो ये नली के थ्रू जा रही है, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो जाता है 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाता है 45। तो किसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, करेक्ट। ये इस तरह से हो गया। तो पहले इधर की प्रोसेस हम समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे शरीर में रिएक्शन हुई, अब रिएक्शन क्या हुई वो तो सेल्यूलर में पढ़ोगे, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो समझो कि बन गई। कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड के थ्रू यहाँ वेन्स के जरिए से यहाँ पे आ रही है, जिसको हम नीचे से आएगी तो इन्फीरियर वेना कावा, ऊपर से भी आती है। तो देखो ये बातें तुम बेहतर ढंग से तभी समझ पाओगे जब मैं हार्ट के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी तुम ये समझो नली है, एक नली हमारे शरीर से आ रही है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है, प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा है। वो हार्ट में पहुंची, हार्ट ने उसको भेज दिया पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से एल्विलाई के पास। अब एल्विलाई जब वहां पे जाएगी तो एल्विलाई क्या है, एल्विलाई में ढेर सारा प्रेशर है, किसका, ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर यहाँ पे कम है, करेक्ट। तो प्रेशर कम है तो अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे पहुंची, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, ये यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 है और यहाँ पे 45 है, तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर इसका है, तो ज़्यादा पार्शियल प्रेशर की चीज़ उधर भाग जाएगी, तो ये इधर चली गई, और कम पार्शियल प्रेशर की चीज़ इधर। तो यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है अल्विलाई में पहुंची, अल्विलाई के थ्रू होते हुए ट्रैकिया के थ्रू जब एक्सेलेशन हम करेंगे तो बाहर चली जाएगी, ठीक। अब ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे पार्शियल प्रेशर इसका 104 है, यहाँ पे 40 है, तो इसका मतलब यहाँ पे कम है और इधर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ अंदर आएगी, तो ऑक्सीजन यूं अंदर एंट्री कर गई। ये हार्ट का दूसरा वाला चेम्बर जो है, राइट, लेफ्ट ऑरिकल जो होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा, राइट। तो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अब यहाँ पे इस नली में कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 104 का पार्शियल प्रेशर हो गया ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 का हो गया। तो ज़्यादा मात्रा किसकी हो गई, ये ज़्यादा मात्रा ऑक्सीजन की हुई। तो ऑक्सीजन की मात्रा जिस ब्लड में ज़्यादा होती है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोलते हैं। तो भाई हमने ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी देख लिया। अब उसके बाद हार्ट से एओर्टा एक नली होती है, आर्टरी जिसको बोलते हैं, वो शुद्ध ऑक्सीजन लेके फिर से पूरे शरीर में वो पहुंचा देगी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा, जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा। सेल है, यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और ये मात्रा, तो इस तरह से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। इन शॉर्ट हमने समझा कि पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज़्यादा होता है, प्रेशर जहाँ ज़्यादा होता है, ज़्यादा से कम की तरफ गैस भागती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एल्विलाई में ज़्यादा हो जाता है, सांस लेते हैं तो, और यहाँ से जो जाती है यहाँ ज़्यादा तो है बॉडी के हिसाब से, बट यहाँ के हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका ज़्यादा है, तो इधर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन और इधर ऑक्सीजन का कम होगा, तो ये ऑक्सीजन फट से अंदर यहाँ पे आ जाएगी, हार्ट के थ्रू फिर से सर्कुलेशन होता रहेगा, ठीक है, समझ में। तो पार्शियल प्रेशर का ये कॉन्सेप्ट रहा। अब सोचने की बात है, ये जो ऑक्सीजन होती है ना, ये किस तरह से हमारे शरीर में पहुँचती है। अगर ब्लड है इसका
ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर ब्लड ना होता तो क्या ये ऑक्सीजन पहुंच जाती हमारे शरीर में आसानी से? नहीं पहुंचती। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है। आई रिपीट, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन के गैस के मॉलिक्यूल को बाइंड करके अपने साथ लेता है और उसको शरीर के हार्ट से होते हुए शरीर के अलग अलग हिस्से नली के थ्रू पहुंचाता है। एनसीईआरटी बुक बोलती है कि अगर ये हीमोग्लोबिन नहीं होता तो ऑक्सीजन इतना आसानी से नहीं पहुंच पाता। हमारे लंग्स से लेके हमारे पैर का जो टो है, अंगूठा है, वहां तक पहुंचने में 3 साल लग जाते हैं। कितने? 3 साल लग जाते अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो। मतलब डिफ्यूजन के जरिए अगर पहुंचता तो 3 साल लगते, तब तक तो इंसान चला गया होता, राइट। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो पता ये चला कि ऑक्सीजन बड़ा रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है तभी जब हीमोग्लोबिन हो। हीमोग्लोबिन उसको पहुंचाए ही नहीं टाइम पे तो यूजलेस हो जाएगा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ज्यादा हिस्सा अपने अंदर बाइंड करके वो शरीर के अलग अलग हिस्से तक पहुंचाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हीमोग्लोबिन के जरिए ही पूरा हिस्सा जाता है। लगभग 97% के आसपास हीमोग्लोबिन से बाइंड होकर ऑक्सीजन शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचती है। 3% डिफ्यूजन के द्वारा भी चलती है। तो चलो उसको लिख लेते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, किस तरह से होता है, उसको भी बहुत बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। ध्यान से समझ रहे होंगे तो बहुत मजा आ रहा होगा, क्योंकि देखो प्रोसेस कितनी अमेजिंग है ना, कितनी अच्छी से, कितनी सिस्टमैटिक है यार। हम ऐसे सोचो तो शरीर के अंदर इस तरह से इतना ऑर्गेनाइज सब कुछ है, लेकिन हमारी जिंदगियां ऑर्गेनाइज नहीं होती। शरीर का हर चीज, नेचर की हर चीज बिल्कुल ऑर्गेनाइज चल रही है। हर चीज के लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है, राइट ना। तो अब आगे हम देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन बाइंड करती है और कहां कहां किस तरह से पहुंचती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मिटा दूं, अभी इसकी तो जरूरत ही अपन को नहीं, राइट। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये तो पढ़े, लेकिन बहुत देर से लिखा है, बोर्ड का कुछ हिस्सा तो यही घेरे हुए है। ऑलराइट, तो अब हम बात करेंगे किस तरह से बाइंडिंग करके ऑक्सीजन जगह जगह पहुंचती है। ओके, तो जो ऑक्सीजन हमारी होती है 97 ऑक्सीजन के बारे में अभी हम पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस तरह से हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में पहुंचती है। तो 97% के अप्रॉक्सीमेट लगभग ऑक्सीजन जो होती है, जो ऑक्सीजन आएगी और यहाँ एल्विलाई के पास पहुंचेगी और वहाँ पे एल्विलाई में जो ब्लड होगा वो जाएगा, वहाँ पे हीमोग्लोबिन होगी, उससे बाइंड कर लेगी। हीमोग्लोबिन को ऐसे तुम लिख सकते हो हीमोग्लोबिन, राइट, या इसको शॉर्ट में HB लिखते हैं, HB। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाती है, एक कॉम्प्लेक्स बनाती है जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अगर कंबाइन करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब ये हुआ कि जरूरत पड़ेगी तो ये कॉम्प्लेक्स टूट भी जाएगा, परमानेंट होता तो नहीं टूटता, करेक्ट। तो 97% तो इस तरह से होता है। इसमें अभी लगभग बचा 3% ऑक्सीजन शरीर के हिस्से में डिफ्यूजन के द्वारा पहुंचती है। तो डिफ्यूजन तो बड़ी ही स्लो प्रोसेस है, राइट। डिफ्यूजन बड़ी ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। डिफ्यूजन के द्वारा फाइनली एल्विलाई से ब्लड में जो आता है डिफ्यूजन के द्वारा ही आता है, करेक्ट। तो इस तरह से ऑक्सीजन का होता है। अब ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है और मैंने जैसे बताया कि एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड कर सकता है। तो 4 की संख्या में लेके जाता है। शरीर के हिस्से में क्या वो ऑक्सीजन की जरूरत, अभी सेल्यूलर रेस्पिरेशन पढ़ोगे तो मैं तुमको बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी, वहां से इसको लेगा, ऑक्सीजन को ले ला, हीमोग्लोबिन फ्री हो गई, फिर दूसरे ऑक्सीजन की चक्कर में ये फिर से पहुंचेगी लंग्स के पास। तो एनीवेज, तो इस तरह से ऑक्सीजन का हो गया। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड, या इसको तुम बोल सकते हो CO2। CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का 70%, ध्यान देना, 70% CO2 कंबाइन करती है हीमोग्लोबिन से, ये भी हीमोग्लोबिन से कंबाइन करती है, लेकिन HCO3 फॉर्म में, यानी इसको बाइकार्बोनेट बोल सकते हो, राइट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये बाहर निकल जाती है। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के अंदर ये पहले जाएगी, वहां बाइकार्बोनेट बनाएगी, उसके बाद बाहर आ जाएगी, ठीक है, इस तरह से होता है। हीमोग्लोबिन वहां पे होता है, तो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये यहाँ पे गई और बाइकार्बोनेट के फॉर्म में करने के बाद वहां पे हीमोग्लोबिन से बाहर आ गई। अब ये जो हीमोग्लोबिन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स होगा, ये तो बाहर आ गई, प्लाज्मा में पहुंच गई, ठीक है, लेकिन जो भी कॉम्प्लेक्स बनता है हीमोग्लोबिन और इसके, को हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये याद रखना नाम, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसमें क्या बोलते थे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इसमें क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। पहले ये इससे कंबाइन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, उसके बाद ये कार्बोनेट आयन के फॉर्म में प्लाज्मा में चला आएगा। तो इसका मतलब नेगेटिव वाला हिस्सा बाहर आ रहा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव वाला हिस्सा देखो ये माइनस है, तो नेगेटिव वाला माइनस आ रहा है, नेगेटिव वाला हिस्सा बाहर आता जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ता जाएगा, तो इम्बैलेंस हो जाएगा। हम जानते हैं आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी हमारे शरीर में बैलेंस रहना चाहिए, तो इसकी पूर्ति कौन करता है, इसकी पूर्ति अंदर जाके क्लोराइड आयन जो बाहर रहेगा वो अंदर जाएगा, ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव इधर से कम हो रहा है, इधर से अंदर जा रहा है, तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, जो आगे क्लासेस में तुम पढ़ोगे। फिलहाल हमने ये समझा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी ये हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर जाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी, उसके बाद बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये प्लाज्मा में दोबारा से आ जाएगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, हीमोग्लोबिन की हेल्प ली, लेकिन उसके साथ ये गई नहीं, प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आ गई, और यहाँ पे नेगेटिव निकल रहा है, तो नेगेटिव पूरा करने के लिए क्लोराइड आयन का शिफ्ट होता है हीमोग्लोबिन में, जिससे आयन का कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। तो तुमसे पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये भी टेम्परेरी ही होता है, यानी जरूरत पड़ने पे टूट भी जाता है, और देखा तुमने बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टूट भी किया। 23% के लगभग कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से कनेक्ट होती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है कार्बामीन HB, इसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो इस फॉर्म में भी 23% कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट होती है, और 7% ये बाइकार्बोनेट नहीं, कार्बोनिक एसिड इसको बोलते हैं, राइट, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। तो ये 7% कार्बोनिक एसिड बना के प्लाज्मा में जाती है और वहाँ से इसका सर्कुलेशन होता है। तो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, 23% कार्बामीन हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, 7% प्लाज्मा के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में सर्कुलेट करती है। अब एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट, जिसको बोलते हैं CO। CO तब बनता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जैसे कोई कार्बन की चीज़ है, जैसे लकड़ी है, अब वो जो लकड़ी है उसको तुमने जलाया, लकड़ी ठीक से जल नहीं रही, तो धुआं निकलता है, इसका मतलब कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है। तो ऐसी केस में कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बोलते हैं, ये फार्मूला है, ठीक है। मोनो मतलब एक ऑक्सीजन और एक कार्बन, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये निकलती है। अब वो एनवायरमेंट में आ जाएगी। अब सबसे बड़ी बात यह है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन के संपर्क में आएगी, हीमोग्लोबिन के संपर्क में आएगी तो एक कॉम्प्लेक्स बना लेगी। जैसे इन लोग ने कॉम्प्लेक्स बनाया, ये कॉम्प्लेक्स बना लेगी इस तरह का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, ये टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इसका मतलब उस हीमोग्लोबिन को ये डैमेज ही कर देगी, राइट।
तो इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत बहुत डेंजरस है। जैसे मान लो तुम रूम में हो, फॉर एग्जाम्पल रूम में तुमने कोई दिया या समथिंग जला के रखा है, रूम के चारों तरफ सारी चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बंद करके रखा है, तो धीरे धीरे रात में जब तुम सो रहे हो तो वहाँ की ऑक्सीजन वो जलने में यूज़ हो गई, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और हमको पता भी नहीं चलेगा, हमारे शरीर के अंदर वो जाएगा और वो शरीर के अंदर जाके एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना देगा और हमारी हीमोग्लोबिन को कर देगा डैमेज। अगर लॉन्ग टाइम तक ऐसा होता रहा तो बहुत ही मेडिकल कंडीशंस आ जाएंगी, राइट ना, बड़ी ही मुश्किल पैदा हो जाएगी। अगर तीन चीज़ों को रख दिया जाए, हीमोग्लोबिन को रख दिया जाए एक साइड में, इधर रख दिया जाए कार्बन डाइऑक्साइड को, इधर रख दिया जाए ऑक्सीजन को, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को, हीमोग्लोबिन के पास कोई चॉइस नहीं, हीमोग्लोबिन यहाँ पे आ गया, सबसे पहले कौन रिएक्शन करेगा पता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी कैपेसिटी इन लोग से बहुत बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे कंबाइन कर जाएगा, ठीक, कंबाइन कर जाएगा तो इनको जगह ही नहीं मिलेगी कहाँ पे कंबाइन करना है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन है, किससे कंबाइन करेगा, तो इसकी ऑक्सीजन की ज़्यादा कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन से कंबाइन करने की कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की इन सबसे ज़्यादा होती है, इसका मतलब बहुत खतरनाक है। तो जो फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, अभी तो हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इस्तेमाल करते हैं, राइट, तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन तो नहीं होता, कितना देखो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, तो वो तो सुरक्षित है। लेकिन जब गांव में तुमने देखा होगा चूल्हा वगैरह रहता था, लकड़ी से खाना बनाया जाता था, राइट, तो उसमें कैसा धुआं उठता रहता था, राइट, इनकम्प्लीट कंबशन होता था, जिससे बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अगर वहाँ पे लेडीज़ कोई खाना बना रही है तो उसकी सेहत को नुकसान भी पहुँच सकता था। तो ऐसा नहीं है, चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया, बहुत इम्प्रूव किया, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है ताकि हम समझ सकें कि अगर इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी और ये इनकम्प्लीट कंबशंस होगा तो इन्वायरमेंट हमारा पोल्यूटेड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग भी कई बार बहुत सी चीज़ों को सुधार देती है, राइट ना। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि इनकम्प्लीट कंबशन नहीं हो, लकड़ी जले तो तड़ातड़ जले ना, ऐसे करके ना चले, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होगी। तो कहीं पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, तो दूर रहो, राइट ना, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर ना जाए, ठीक। तो ये तो हमने बात कर ली यहाँ पर इन चीज़ों की, किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है और किस तरह से बातें हो रही है। अब ये अगर मान लो ऑक्सी हीमोग्लोबिन गई, ये हमारे शरीर के पास सेल में पहुंच गई, सेल में एंट्री इसने कर दी। अब सेल में एंट्री कर गई तो वहाँ पे किस तरह से क्या होता है, कैसे ये हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कॉम्प्लेक्स टूटता है, अंदर जाता, फिर क्या होता है। अब मेन प्रोसेस शुरू होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन की, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। तो सेल के अंदर एंट्री हो गई। अब जो पॉइंट है एनसीईआरटी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनसीईआरटी के हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत 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 आते हैं, ठीक है बच्चों। ये बात हुई, देखो ग्लूकोज डाइजेशन के बाद फाइनली ग्लूकोज बन गया, जिसका फार्मूला हमने सीखा था कि C6H12O6 बना, C6H12O6 बना, ठीक है। अब इस ग्लूकोज पे रिएक्शन हम जनरली देखते हैं ऑक्सीजन की होती है। ये ऑक्सीजन कहां से आई, ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड होके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में सेल में पहुंचे। हमारे यहाँ शरीर छोटी छोटी सेल से बना होता, उस सेल तक पहुंच गई, तभी तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर, सेल से रिलेटेड ना। तो वहां पर पहुंच गई, ये पहले से पहुंची हुई थी, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन के माध्यम से यहां पहुंच गई थी सेल में, और ये सेल में अब रिएक्शन हो रही, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हेल्प से यहाँ पे आई और ऑक्सीजन को यहाँ पे छोड़ दिया, हीमोग्लोबिन फिर से सर्कुलेट होके लंग्स की तरफ बढ़ गई, ऑक्सीजन यहाँ पे पहुँच गई। उसके बाद अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कंबशन होगा, राइट, एक तरह से ऑक्सीजन की रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड निकली, वाटर का फॉर्मेशन हुआ और एनर्जी मिली। तो जो हमने खाना खाया था वो एनर्जी अब हमको इस ऑक्सीजन की रिएक्शन से यहाँ पर मिली। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम करते हैं,
जो एनर्जी है ये हमको मिलती है एटीपी के फॉर्म में, जिसको एटीपी मतलब ये केमिकल एनर्जी एक तरह से एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम एटीपी का फुल फॉर्म भी कभी कभी आता है एडेनोसिन, लिख लो इसको, ट्राईफॉस्फेट फॉस्फेट। अब ये तो तुमको लग ही रहा होगा ना, ट्राई माने 3, फॉस्फेट माने 3 फॉस्फेट ग्रुप हैं इस स्ट्रक्चर में, तो ये एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गए। अब हमको जरूरत पड़ेगी तो जो टर्मिनल है, जब सो किनारे का जैसे फॉस्फेट ग्रुप है ना, अब 3 होगा, ट्राईफॉस्फेट का मतलब इस तरह, अब पूरा स्ट्रक्चर तो मैं नहीं बना रहा हूँ, इस तरह से होगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने पे एनर्जी निकलती है, बॉन्ड बनने पे एनर्जी निकलती है, राइट ना। ये तो तुम जानते हो कि जैसे ही टूटा एनर्जी निकली, तो ये एनर्जी हमको दिखती है। तो ये तो बात हुई जब पूरी तरह से फुल ऑक्सीजन हमको मिल रही है, लेकिन ग्लूकोज से ऑक्सीजन की रिएक्शन ऐसे ही आसानी से नहीं हो जाती है जैसे कि हमारे बुक में दी गई है। इसमें बहुत बीच में बहुत से स्टेप्स भी हैं। तो ये ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है, अब ये देखो, ये तो समझ गए, ये ओवरऑल प्रोसेस है कि इस तरह से एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई किस फॉर्म में स्टोर रही, यहाँ पे, फिर ये टूटा टर्मिनल बॉन्ड और एनर्जी निकली और हमने उसको यूटिलाइज किया। ये रिएक्शन रिस्पिरेशन की रिएक्शन है और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, क्योंकि एनर्जी इसमें निकल रही है। अब बीच की प्रोसेस हम थोड़ा सा देख रहे हैं, जैसे C6 है, H12 है, O6 है, ये पहले कितने कार्बन का, 6, ये किस में टूट जाएगा, पाइरूवेट, किसमें टूट जाएगा, पाइरूवेट। ये एक मॉलिक्यूल है जो एक 3 कार्बन का होता है, तो इसमें 6 कार्बन है, तो 3 कार्बन के यानी 2 मॉलिक्यूल बनेगा पहले इसका, राइट। हायर क्लासेस में तुम और डिटेल में बच्चों पढ़ोगे, ठीक है, बस तुम्हारी बुक में जो है मैं वो बता रहा हूँ। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल पाइरूवेट में टूट जाएगा, एक पाइरूवेट 3 कार्बन का बना होता है, तो उस हिसाब से इसमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हमको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये पाइरूवेट, अब ध्यान से देखना, अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन की हेल्प से बर्निंग होती है, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट है, ध्यान से देखना इसको, बर्निंग होती है तो यही प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो ये तो जब सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और इस तरह की जब प्रोसेस होती है ना सफिशिएंट ऑक्सीजन में, तो हम उसको बोलते हैं एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट, ठीक है। अब एक ऐसा भी हो सकता है कि सफिशिएंट ऑक्सीजन ना मिले, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये चार्ट तुम्हारे बुक में दिया गया, बहुत ध्यान से देखना, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल ना। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो एथिल अल्कोहल का होता है, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ये प्रोडक्ट भी याद करना, जब इसको बोलते हैं एनएरोबिक की प्रोसेस है, यानी ऑक्सीजन की लैक, कमी से, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। इसमें भी एनर्जी निकलती है, यानी ऑक्सीजन अगर नहीं भी मिले तब भी रेस्पिरेशन हो सकती है, एनर्जी मिल सकती है, लेकिन एनर्जी बहुत होती है कम, इसमें बहुत कम होती है, वेरी लेस। ये किस में होती है, ये ईस्ट में होती है। ईस्ट खमीर होता है जो उसमें मिलाया जाता है ब्रेड में ना, जहाँ पे बेकरी वगैरह होती है तो उसमें मिलाया जाता है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बनती। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें भी बनती है। अच्छा, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना, तभी तो जो ब्रेड खाते हैं हम देखो फूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस जब निकलेगी तो वजह से फूल जाएगी ना, तो फूलने का रीज़न भी तुम समझ गए। एथिल अल्कोहल बनता है, अल्कोहल बनता है, शराब बनती है, राइट ना। तो देखो वो ब्रेड खाने के बाद कैसे हम झूमने लगते हैं शायद उसका कुछ असर रहता होगा। तो कम एनर्जी फिलहाल निकलती है, ईस्ट में प्रोसेस होती है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ठीक है। अब एक और हो सकता है ऑक्सीजन तो मिले लेकिन इनसफिशिएंट मिले ना, पूरी ना मिले, सफिशिएंट ऑक्सीजन हो। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर तुमको मिलेगी तो इसमें फॉर्मेशन होगा लैक्टिक एसिड का। किसका, लैक्टिक एसिड का, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो क्रैम्प्स होते हैं, जैसे बहुत देर तक धड़ एक्सरसाइज तुम करते रहे तो ऑक्सीजन तो मिल रही है लेकिन इनसफिशिएंट मिल रही है,
तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, तो हमारे बाजुओं में जहाँ या जो हम चल रहे हैं उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से जो ये है इसका उतना प्रॉपर से एनर्जी नहीं निकल पा रही है, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बोला जाए मसल्स में क्रैम्प्स हमको क्यों फील होते हैं, तो बोलना इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे हमको क्रैम्प्स फील होते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि ये जो ग्लूकोज है पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, 3 कार्बन का होता है, ये 6 कार्बन का है, तो इसका मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं और 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, और हर मॉलिक्यूल 3 कार्बन का बना है। फुल ऑक्सीजन मिलेगी तो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें मिलती है, सबसे कम एनर्जी इसमें निकलती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ये लेता ही नहीं है। तो जैसे ईस्ट के केस में हमने बेकरी वेकरी में हम यूज़ करते हैं, इसमें एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर कम ऑक्सीजन रहेगी, ऑक्सीजन तो रहेगी, इसमें तो ऑक्सीजन ही नहीं, एनारोबिक है, इसमें ऑक्सीजन रहेगी, इनसफिशिएंट रहेगी, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी सीख लिया। लेकिन एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस बोलते हैं, एनर्जी वहीं बनती है। जब फुल ऑक्सीजन तगड़ी से रहती है ना, तो कहाँ पे ये जाती है, ये सारी रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो अच्छा ही है, उसमें कुछ ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन उठा होता है, उसमें F1 पार्टिकल होता है, उसकी बारे में डिटेल में तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिलहाल इतना तो समझ सकते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया में जब फुल ऑक्सीजन होती है तो वहाँ रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगर मान लो एनारोबिक रिस्पिरेशन हुई तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत ही नहीं, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसी में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिटेल में समझा रिस्पिरेशन के बारे में। फटाफट से बता देता हूँ शॉर्ट में क्या पढ़ा। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ा, फिजियोलॉजिकल में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का सब कुछ पढ़ा हमने। नेजल चैम्बर से होते 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 एपिग्लॉटिस, विंड पाइप, और फिर उसके बाद हमारे लंग्स में ऑक्सीजन पहुंच गई। किस तरह से होता है एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन, राइट, क्या प्रोसेस है, डायफ्राम का क्या रोल है, उसके बाद क्या लंग की टोटल कैपेसिटी, ये सब चीज़ें पढ़ा। और हमने इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो एक्सचेंज हो रहा है पार्शियल प्रेशर के बेसिस पे। पार्शियल प्रेशर एक ऐसा प्रेशर जिसको अगर गैसेस के साथ मिक्स कर दो तो अपना पार्शियल प्रेशर उतना ही रखेगा, और उसके अकॉर्डिंग टू कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है, गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है सेल में, ये पढ़ा। एल्विलाई में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कितना अमेजिंग था, वहाँ से गैसेस कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर और ऑक्सीजन कैसे अंदर आती है, फिर हमारे शरीर में कैसे पहुँचती है। फाइनली घूमते 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 ऑक्सीजन हमारी पहुँच जाती है सेल में। ऑक्सीजन सफिशिएंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिएक्शन होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वहाँ पे पहले से इंतज़ार कर रहा होता है अपना C6H12O6 जो डाइजेशन के थ्रू आया रहता है। ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, एनर्जी अब एनर्जी निकलती है, हमको फील होता है क्या इतना लंबा सब कुछ बीच में प्रोसेस चल रही है, तो एनर्जी निकलती, उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं अपनी डे लाइफ को बेहतर बनाते हैं। यानी लाइफ प्रोसेस ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, अगर इसमें से कुछ भी मिस हो जाता ना तो लाइफ ही कंटिन्यू हम नहीं कर सकते थे। तो रेस्पिरेशन इसलिए लाइफ प्रोसेस एक लाइफ प्रोसेस है, जबकि रिप्रोडक्शन एक लाइफ प्रोसेस नहीं है। ऐसा लगता है रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को कंटिन्यू करने के लिए, बट एक लाइफ को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी नहीं है। अगर कोई रिप्रोडक्शन पूरी लाइफ ना करे तो एक हेल्दी लाइफ वो गुजार सकता है, नो प्रॉब्लम। बहुत से लोग तो शादी भी नहीं करते, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिप्रोडक्शन ज़िंदगी को चलाने के लिए ज़रूरी है, जनरेशन को चलाने के लिए ज़रूरी है। अगर जनरेशन आगे बढ़ेगी तभी तो लाइफ बढ़ेगी, राइट ना। लेकिन एक इंडिविजुअल ज़िंदगी को चलाने के ज़रूरी है। तो चलो इस पर हमने बहुत सी बातें कर ली रिस्पिरेशन पे, ठीक है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हार्ट के बारे में, यानी ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो ठीक है बच्चों,
आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी